ऐसे जो है ये इन इटसेल्फ इसके मैं अलहदा से सेशंस भी करूंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों को मैं इसके हवाले से जो है वो फर्दर भी गाइड करूंगी। और इसके मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह मैंने इवैल्यूएशन के सेशंस भी करने हैं। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे कि वो अपने पास पेपर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके इवैल्यूएट कराना चाह रहे हैं, तो विल बी ऑफरिंग दैट एज वेल इंशाल्लाह। खैर, ऐसे के अंदर जो है आपने ये मैंने एफपीएससी का जो पास्ट पेपर है वहां से ये उठाया है। वो आपको आउटलाइन लिखने का कहते हैं और कंप्रिहेंसिव एसे का कहते हैं। एसे के अंदर वो कहते हैं या आप एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेटरी लिखें, आर्ग्यूमेंटेशन आर्ग्यूमेंट दें, डिस्क्राइब करें, नरेट करें। क्रेडिट इज अवॉर्डेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। फर्स्ट जब आप ऐसे लिख रहे हैं, आप अपने पेपर का जो आंसरिंग शीट है उसको आप उल्टा कर लें। उल्टा करने के बाद आप वहां पे अपनी आउटलाइन बनाएंगे। अराउंड मुझे याद है मुझे 40 मिनट्स लग गए थे, 40 मिनट्स लेकिन टू मच है। एंड पे मेरे लिए कंक्लूड करने में बड़ा मसला हो रहा था। एटलीस्ट आई रिकमेंड के 20 एक मिनट तो आप आउटलाइन को जरूर दें। चाहे आपको पता है कि ये रट्टा रटाया ऐसे है, आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है, पास्ट पेपर्स जो है लास्ट 5 इयर्स के, मैं रिकमेंड करती हूँ कि लास्ट 5 इयर्स के पास्ट पेपर्स हर सब्जेक्ट के आप करके जाएं। अगर आपने लास्ट 5 इयर्स के पास्ट पेपर्स नहीं किए तो आप ने ऐसे समझे कि 2 से 3 सवाल आपने, मैं चलो एक सवाल तो आपने जरूर मिस कर दिया है। मुझे लगता है कि एक आध सवाल जरूर आता है। और ऐसे हुआ था, मेरे टाइम पे भी ऐसे हुआ था। 2 3 बल्कि 50% सब्जेक्ट्स में पिछले 5 से 6 सालों में से एक आध क्वेश्चन आ रहा होता है, तो आप उसको जरूर करें। आपको मतलब आपको एज चाहिए होता है जब आप सीएसएस का एग्जाम जो है उस वक्त अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। आपके एक सवाल भी आपको पास पेपर में से आ जाता है ना 4 सवालों में से, तो आप पहले उसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। यू फील वेरी रिलैक्स, यू नीड टू फील रिलैक्स व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम। ओके, सो आप पेपर के अपने आंसरिंग शीट की बैक साइड पे जाएं। आप उसके क्वेश्चन को लिखें कि उसमें वो जनरल टॉपिक पूछ रहा है या उस टॉपिक का कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है, एक जनरल टॉपिक लिखा है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये 2021 का ऐसे है, इसी तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया। या फिर ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स। अब वो ग्लोबलाइजेशन तो पूछ रहा है, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पूछ रहा है सिर्फ नेशनल इकोनॉमिक्स पे। मतलब हमारी इकोनॉमी पे उसका क्या असर होगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या असर होगा। तो इधर जब आप लिखेंगे तो आपने इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट को फोकस करना है। जो इसकी आउटलाइन बनाएंगे, ये जो आप इसकी आउटलाइन बनाएंगे, इसमें आप ग्लोबलाइजेशन के हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कि आपने पेपर बैक साइड पे जाना है, आपने क्वेश्चन देखना है कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, ऐसे में पूछ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके नॉलेज और वो सारी की सारी चीजें, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स आप लगा लें। एक आपने अपने दिमाग में सोचना है, अपने आप को टाइम देना है कि मुझे इसके बारे में क्या क्या पता है, मैं इसकी कैसे आउटलाइन बना सकता हूँ, मैं ग्लोबलाइजेशन नेशनल इकोनॉमिक्स की कैसे आउटलाइन बना सकता हूँ। मैं फ्लड के इन पाकिस्तान, बल्कि लेट मी ओपन माय व्हाट्सएप। अभी पिछले दिनों एक ये जो है ना मिनिस्ट्रियल कोटे का पीएमएस का एग्जाम हुआ है, उसमें उन्होंने पूछा हुआ था, बड़े ही सिंपल से थे आंसर्स एसेस के। तो देवर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, उनमें उन्होंने फ्लड से रेलिवेंट एक पूछा हुआ था। I'll be sharing that in the WhatsApp group inshallah. नेक्स्ट इज के अब आपने उसकी एक रफ आउटलाइन बनानी है पेपर की बैक साइड पे 20 मिनट्स के लिए। ये मैंने आपको बताया था कि आप 20 मिनट्स इसके रख सकते हैं, 20 to 25 मिनट्स। लेकिन आपने जो है उसकी आउटलाइन जरूर बनानी है। आप उसका पिछले रफ साइड पे लिखें इंट्रोडक्शन, आप उसकी आउटलाइन के एग्जैक्ट वर्ड्स लिखें कि आपने क्या करना है इंट्रोडक्शन के बाद। अब ग्लोबलाइजेशन वाले की फॉर एग्जांपल आप बनाना चाह रहे हैं, इस टॉपिक की प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बनाना चाह रहे हैं। ऐसे कि फर्स्ट जाहिर बात है होता है इंट्रोडक्शन होगा, आप उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आप उसका लिखेंगे कि जी ग्लोबलाइजेशन और इन स्पेसिफिक बैकग्राउंड लाइक फॉर पाकिस्तान एंड ग्लोबलाइजेशन आप लिख दें, एंड सो ऑन। आगे मैंने इसकी एक आउटलाइन प्रॉपर बनाई हुई है, वो अभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। अब आउटलाइन से आपको फायदा क्या हो जाएगा? फायदा ये हो जाएगा कि आपके पास लिखने से पहले ही आपको पता होगा कि आपने किस टॉपिक्स के पास रहना है और किस एस्पेक्ट तक आपने अपने आप को रखना है, ठीक है।
This is just an outline structure of the essay and its paragraphs. ये मैंने देखा है, ये मैंने एक आउटलाइन बनाई है, लेकिन ये मैंने अभी बहुत रफ बनाई है, इसको अभी मैंने नीट करना है। वो इंशाल्लाह जब ऐसे इसके हमारे सेशन होंगे तो उसमें आई एम गोइंग टू डू दैट। अब आउटलाइन जब इसकी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली हर ऐसे का आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ग्लोबलाइजेशन इन पार्टिकुलर बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान। हाँ, हेडलाइन आप जो बनाते हैं ना ऐसे की, जो आप आउटलाइन बना रहे होते हैं वो आप आउटलाइन बना रहे होते हैं, हेडिंग्स। जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे के अंदर आपने हेडिंग्स नहीं देनी, ये आपने माइंड में रखना है। ऐसे आपने लिखना है, ऐसे पैटर्न में, ऐसे के दरमियान में आपने कोई हेडिंग्स नहीं देनी। हेडिंग्स जो भी होंगी वो आपकी आउटलाइन में होंगी। और आउटलाइन में आप जो भी लिखे, कोशिश करें कि आपके जो टॉपिक दिया गया, टॉपिक से आप वर्ड्स उठा के, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस का बताया कि आप क्वेश्चन से उठा के उसके मुताबिक हेडिंग्स बनाएं, तो यहाँ पे आप टॉपिक से उठा के तो उसकी आउटलाइन बनाएंगे। ग्लोबलाइजेशन इन पार्टिकुलर बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बताया। अप्रोच ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एज एन एजेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मार्केट एक्सपेंशन। अब ये मतलब उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ गया, नंबर वन। नंबर टू पे मैं लिख रही हूँ ग्लोबलाइजेशन एज अ मीन्स टू टेक्नोलॉजिकल एंड नॉलेज ट्रांसफर। नंबर थ्री, ग्लोबलाइजेशन अ कल्चरल एक्सचेंज एंड ह्यूमन कनेक्टिविटी सोर्स एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। इसको मतलब ये क्योंकि मैंने ये हेडिंग्स लिखी हैं, इसकी कंप्लीट उसको जो है वो आई थॉट कि वो मैं आप लोगों के साथ लिखूंगी। फॉर एग्जांपल, आप ये इंटरनेशनल कॉपरेशन वाले को लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एज एन एजेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। जब आप आउटलाइन लिखेंगे तो आउटलाइन में आपने खाली ये जो वर्ड है ना इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये आपने नहीं लिखना। आपने उसको इस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेट में लिखना है। आपने ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, ग्लोबलाइजेशन एज अ टूल फॉर कल्चरल एक्सचेंज एंड ह्यूमन कनेक्टिविटी। इट मींस आपने ये इस फॉर्मेट में लिखना है, आपने खाली उसकी हेडिंग्स नहीं देनी। ये आपके आगे उसके प्रोज। अब इसके बाद आप ये देखें कि इनके अंदर मैंने डाटा दिया हुआ है। मैंने ये एक पैराग्राफ लिखना है प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, ये मैं कॉन्टिन्यूटी में जब ऐसे में लिख रही हूँ। पैराग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ऐसे का लिखना है तो मेरी फर्स्ट लाइन, इसमें मैंने लिखा हुआ है द फर्स्ट लाइन शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। it should be the most important line of your essay, and it should give a strong message to the reader about your point of view about the topic or whole gist। मतलब मेरा ये मानना है कि जो आपकी ऐसे की पहली लाइन है, जिसको आप लोग जब ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ऐसे की क्लासेस ले रहे होते हैं, जिन बच्चों ने लिया हुआ है, तो वो कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में लिखें। यू सी हियर, राइट। बट आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी ऐसी हो कि आपको उसको एग्जामिनर को ग्रैब कर ले कि भाई दिस इज समथिंग विच आई वांट टू रीड। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप कोई ना कोई कोट दे सकते हैं, आप कोई स्नैरियो दे सकते हैं, कोई फैक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लोबलाइजेशन वाले ऐसे के अंदर ग्लोबलाइजेशन इज कॉल्ड द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर एज। ग्लोबलाइजेशन रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की 2020। मतलब अब दिस वर्ड दैट ग्लोबलाइजेशन, although it is अब ये you should listen to me instead of looking at the screen, that globalization it is a defining feature of our age, but it has widened the inequalities, it is eroding cultural identities, and if used in a positive way, it can revolutionize the world। मतलब इसको आपने बहुत अच्छा लिखना है। जो आपका फर्स्ट लाइन है, it should be an excellent। ये आप अपने जहन में रखेंगे प्लीज। फर्स्ट लाइन कितने पे हो, आई थिंक जो फर्स्ट आपकी लाइन है 2.5 लाइन्स। इससे ज्यादा बड़े जो है ना, आपने ऐसे के सेंटेंसेस नहीं लिखने। कोई भी आपका सेंटेंस 2.5 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई 2.5 लाइन से बड़ा होगा, आप उसमें स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स करेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स करेंगे, विच आर कंसिडर्ड सिन इन ऐसे। एक गलती होती है, गुनाह होता है। अगर आपके ऐसे में ग्रामेटिकल एरर्स हैं या आपकी दूसरी वो है स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, तो फिर आप जो है वो आपके लिए इट्स एन इशू। ओके, फर्स्ट लाइन आपकी हो गई जिसमें आपने अपने पूरे ऐसे के बारे में बता दिया कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं, आपने इस ऐसे को कैसे लेकर चलना है। इट शुड बी एन आउटलुक ऑफ योर इंटायर ऐसे, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड।
और यू कैन राइट अ कंपेलिंग फैक्ट और कोट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई कोट ऐसे करना चाहिए। अब एक कोई कोट ऐसा हो जो मतलब बहुत ज्यादा लिंक्ड है आपके ऐसे के साथ, तब आप ये रिस्क लें। आप समझ रहे हैं कि मेरे ऐसे का ये टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लिटरेचर के हवाले से कोई ऐसे आ जाते हैं, आप लिटरेचर के हवाले से किसी का कोट लिख देते हैं कि ये है, पेपर चेक करने वाले को नहीं पसंद आता। मतलब अगर आपको उसको आपके पेपर की पहली लाइन ही नहीं पसंद आ रही तो आगे वो आपको क्या ग्रेडिंग करेगा? है। नेक्स्ट जो आपकी इंट्रोडक्शन की जो सेकंड लाइन होगी उसमें आप उसका जो इशू है उसकी थोड़ी सी नेशनल और ग्लोबल रेलिवेंस देंगे। मतलब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि जी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने इकोनॉमिकली भी उसको थोड़ा बहुत ले आए हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ले आ रहे हैं, ई गवर्नेंस वगैरह ला रहे हैं, लेकिन थोड़े से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहे हैं एंड सो ऑन। लेकिन अब उसका ग्लोबल कंपैरिजन हम कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के अंदर जो टेक मार्केट है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है और एक वो नेशनल जाइंट बन गया है। इसी तरह चाइना की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले हो रहा है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। अब आप अपने ऐसे का एक रोड मैप देंगे कि ग्लोबलाइजेशन के जो है इकोनॉमिकल पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कल्चरेशन और इस तरह के उसके दूसरे इश्यूज भी हैं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, कुछ एरिया ज्यादा डेवलप हो गए हैं, कुछ अंडर डेवलप रह गए हैं। मतलब इन सारी चीजों को आप उसमें लिखेंगे, एक रोड मैप देंगे इसी पैराग्राफ के अंदर। आपके फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये 200 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट एक सफा होता है ना पेपर का, तकरीबन मेरा ख्याल है फर्स्ट सब पेज पे आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है तकरीबन। उसके बाद आप अपने ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट देंगे, आप अपने पोजीशन क्लियर करेंगे कि मैंने इसमें बहुत प्रेफरेबली इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड इसलिए लिखा है कि कुछ काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है, आपके फ्लड्स के बारे में पूछा गया, जेंडर इक्वलिटी के बारे में पूछा गया, जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में पूछा गया। तो आपने जो अपना थीसिस स्टेटमेंट या ओवरऑल ऐसे की टोन रखनी है, आपने पॉजिटिव साइड पे रखनी है, आपने नेगेटिव साइड पे नहीं रखनी। ठीक है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर मैं अलहदा इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बाकी पैराग्राफ से थोड़ी डिफरेंट होती है। जो बाकी आपके पैराग्राफ्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। वो जब आपने नीचे मेरे साथ ये आउटलाइन देखी है तो आपने उनमें देखा हो वो, बल्कि मैं नीचे आप लोगों के साथ एक दफा राइट बता रही हूँ। Are you serious? Structure. Next time, inshallah, I'll be पैराग्राफ की स्ट्रक्चर में हमेशा आप फर्स्ट उस पैराग्राफ की एक इंट्रोडक्टरी लाइन देंगे, सेकंड नंबर पे आप कोई ना कोई रेफरेंस देंगे, डाटा देंगे। इट इज रिकमेंडेड कि आप दो जरूर दें। एंड थर्ड नंबर पे जो है ना आप उसको एक कंक्लूड करेंगे, जो इंट्रोडक्टरी लाइन है उसी को ही आपने दोबारा जो है ना वो देना होता है, उसको कंक्लूड करना होता है। दैट इज हाउ यू राइट एनी पैराग्राफ्स। ठीक है? और अब जो है हमने इसमें प्रोस बता दिए, उसके कॉन्स बता दिए, एंड इवेंचुअली हम उसके वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, पॉलिसी इंप्लीकेशन और वे फॉरवर्ड हम बताएंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को हम पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली हम अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे, उसमें हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करेंगे, पूरा जो ऐसे अभी तक हम बात करते आए हैं हम उसकी सारी समरी करेंगे, एंड आपकी लास्ट लाइन भी उसी तरह से होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है जिस तरह से कि आपकी फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये मैंने आपके साथ एक जनरल स्ट्रक्चर की है, स्पेसिफिक इंशाल्लाह फ्यूचर में जब मैं डिफरेंट टॉपिक्स करूंगी फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। blunders in your essay or your grammar mistakes and your spelling errors, your structural issues अगर कोई है, टाइम मैनेजमेंट है बेटा, आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया उसको खत्म फिर करना बहुत मसला होता है। आई नो दैट। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप तब सीख सकते हैं जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो। एंड इररेलेवेंट डाटा में ये होता है कि टॉपिक का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपसे पूछा हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उस एस्पेक्ट को नहीं पिक कर सकते और जनरल लिख देते हैं। जो मैंने आपसे शुरू में बात की, जब आपने ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स का लिखना है उसमें जिक्र है नेशनल इकोनॉमिक्स, मतलब
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपने उसमें बहुत ज्यादा लिखना है। जबकि ये वाला जो जेंडर ग्लोबलाइजेशन वाला था, इसमें आप WTO का बहुत ज्यादा दे सकते हैं, यूएसए के एग्जांपल, चाइना के एग्जांपल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसमें आप जेंडर, उसके कल्चर पे, उसके टेक्नोलॉजी पे, उसके नॉलेज पे, हर एस्पेक्ट पे लिख सकते हैं। लेकिन जब आपने इकोनॉमिक्स को लिखना है तो आप देख लें कि आपने 2 घंटे इकोनॉमिक्स के बारे में लिखना है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो हैं बच्चे, वो मुझे आप लोग, आई होप कि आप लोगों को इससे बड़ा बेनिफिट हुआ होगा। एंड क्योंकि आई बिलीव के वट एवर आई नो, और जो मेरा एक रहा है तरीका एग्जाम्स को तैयार करने का, पेपर्स को तैयार करने का, वो मैं आप लोगों को बता सकूं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। उसमें मैंने इंशाल्लाह, आप लोगों में से अगर कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैंने ऐसे के सेशंस रखने हैं, और मैंने करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और इसके अलावा जो दूसरे हमारे हैं ऑप्शनल में से, जो कि जिनकी तैयारी मैंने खुद की हुई है। फॉर एग्जांपल आई लो, आई नो एंड आई थिंक आई नो, क्योंकि आई स्कोर्ड आई गेस 75 और 78 मार्क्स इन आई लो। एंड आई लाइक इन्वायरमेंटल साइंसेस, मेरा मेडिसिन का बैकग्राउंड है, और बल्कि कम्युनिटी मेडिसिन का, तो उसमें इन्वायरमेंटल साइंस मैंने पढ़ा हुआ है। आई कैन कोच, गिव कोचिंग फॉर दैट एज वेल, and I can give on one-to-one sessions as well। तो इसमें डिफरेंट हमने चीजें सोची हुई है, वो फिर आप लोगों में से जिसको भी इंटरेस्ट होगा इंशाल्लाह, तो आई एम अवेलेबल ग्रुप में। मी और माय असिस्टेंट, हम दोनों में से कोई आप लोगों को रिप्लाई कर देगा, रेस्पॉन्स कर देगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों ने प्लीज ये जो हमारा सेशन है, इसके हवाले से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और फ्यूचर में आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। I wish you all best of luck and thank you so much.